जय हिंद एवरीवन। अगर आप अग्निवीर नेवी एमआर के पेपर का तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास आपके लिए है। इस क्लास में जीके के टोटल 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए गए हैं और साथ ही साथ जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उससे रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है तो मैं वो प्रश्न भी ले लिया हूँ। भारत पाकिस्तान के बीच जो भी आपका ऑपरेशन हुआ है उससे रिलेटेड जो भी प्रश्न बनेंगे वो सारा प्रश्न मैं इस क्लास में ले लिया हूँ। तो यहाँ से आपके पेपर में 100% प्रश्न देखने को मिलेंगे। आप लोगों को पूरे क्लास को अच्छे से करना है और लास्ट में ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना है कि इन 25 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। और अच्छा प्रश्न लिया गया है, हर चैप्टर से प्रश्न लिया गया है। और मेरे भाई अब आप लोग के पास टाइम नहीं बचा है, ठीक है ना। कुछ लोग सोच रहे हैं कि युद्ध के कारण आप लोग का पेपर का डेट टल जाएगा, बहुत लेट पेपर कराया जाएगा, लेकिन अभी तक तो ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है। अगर ऐसी कोई बात सामने आएगी तो मैं जरूर आपको बताऊंगा और ऐसा होगा नहीं मेरे भाई। ये नहीं सोचना, अभी तो समझो एकदम ना के बराबर है। युद्ध का तो समझो हमें लगता है कि 2 से 3 दिन में वो सब समाप्त हो जाएगा। अगर नहीं भी समाप्त होगा ना तभी भी हमें नहीं लगता है कि आपके भर्ती पर कोई उतना असर पड़ेगा। पेपर तो शायद ये लोग करा ही देंगे, ठीक है ना। उतना जिस तरह से युद्ध पहले हुआ था अभी उस तरह से नहीं हो रहा है, आप लोग देख ही रहे होंगे सारा न्यूज। तो मेरे भाई आपको ये सोचकर चलना है कि हाँ 22 मई से 24 मई तक एमआर का पेपर करा लिया जाएगा जो डेट दिया गया है। और मेरे भाई उसके बाद से 25 से 26 तक आप लोग का एसएसआर का पेपर कराया जाएगा, उसके बाद से मेडिकल असिस्टेंट का कराया जाएगा। तो यही टारगेट लेकर चलना है, ठीक है ना। वरना आप सोचोगे कि मेरे पास तो बहुत टाइम हो गया है, अब इधर युद्ध हो रहा है तो पेपर लेट होगा, तो ऐसा नहीं सोचना है, ठीक है ना। चलो चलते हैं, पहले ऑपरेशन सिंदूर के बारे में समझ लेते हैं। अगर आप इसको पहले पढ़ चुके हो कल वाले क्लास में, कल मैं स्पेशल इसी के ऊपर मैं क्लास कराया था, तो अच्छी बात है आज रिवीजन हो जाएगा। अगर नहीं किए हो तभी भी एक बार अच्छे से समझ लो, ठीक है ना। ऑपरेशन सिंदूर है क्या, सबसे पहले ये समझ लो, उसके बाद से हम लोग देखेंगे कि कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। आप लोगों को पता होगा कि 22 तारीख को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा हमला किया गया जिसमें 27 से 28 बेकसूर लोगों का जान गया। तो उसी के बदले में जो भारत है तो ये ऑपरेशन सिंदूर किया, ठीक है ना। और मेरे भाई जैसे जो आपका ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो वो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान को क्षति पहुंचाने के लिए हुआ, ऐसा नहीं है, पाक आर्मी के लिए हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी आपका सिंदूर ऑपरेशन हुआ तो जो पाकिस्तान में आतंकवादियों का ठिकाना है, जो आतंकवादी लोग बैठे हुए हैं, तो उन लोगों के ठिकाना मतलब नष्ट करने का उद्देश्य था, ठीक है ना। आतंकवादियों पर हमला किया गया था, पाक आर्मी पर नहीं। लेकिन ये पाकिस्तान वाले सुधरने वाले नहीं है सब, ये लोग सोचे कि हम लोगों पर हमला किया गया और ये लोग हमारे सिविलियन पर हमला कर रहे हैं, तो कुछ ऐसी बात है, ठीक है ना। इसके अलावा इसके बारे में बहुत कुछ जानने का जरूरत नहीं है, यही आपका इंपॉर्टेंट है। अब प्रश्न कैसे पूछा जाएगा ये आप लोग देख लो, ये आप लोग देख लो, सॉरी। यहाँ पर आपका है ऑपरेशन सिंदूर का संबंध किससे है, तो ये मेरे भाई पहलगाम हमला से है, ठीक है ना। पेपर में कई सारा नाम दे देगा तो याद रखना ऑपरेशन सिंदूर का संबंध किससे है, पहलगाम हमला से है। ऑपरेशन सिंदूर का सुझाव किसने दिया, नरेंद्र मोदी जी ने दिया, ठीक है ना। वहां पर राष्ट्रपति भी आ सकता है, उपराष्ट्रपति भी आ सकता है, तो आप लोगों को कन्फ्यूजन में नहीं पड़ना है। वहां पर जैसे जो अपना थल सेना है उनका नाम भी आ सकता है, किसी का भी सेना का भी नाम आ सकता है, क्योंकि ये पूरा सेना को खुली छूट दिए थे। तो ऑपरेशन सिंदूर का सुझाव किसने दिया, नरेंद्र मोदी जी ने। ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकवादियों के कितने ठिकाने पर हमला किया गया, तो आतंकवादियों के 9 ठिकाने पर हमला किया गया। ऑपरेशन सिंदूर कब लॉन्च किया गया, 7 मई, याद रखना आप सभी साथी, क्योंकि रात को 1:30 बजे के आसपास में ये सब हुआ था ना। तो कुछ लोग 6 मई बोल रहे हैं लेकिन 7 मई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर कब लॉन्च किया गया, 7 मई। पाकिस्तान में स्थित आतंकवादियों का अड्डा कहे जाने वाला किस मस्जिद को ऑपरेशन सिंदूर के तहत टारगेट किया गया, तो ये मरकज सुभान अल्लाह मस्जिद था, ठीक है ना। याद रखना है आप सभी साथी, इसको मरकज सुभान अल्लाह को आतंकवादियों का अड्डा कहा जाता था, तो इसको नष्ट कर दिया गया, ध्वस्त कर दिया गया, याद रखना आप सभी साथी। आपका नेक्स्ट है मार्केट सुभान अल्लाह मस्जिद कहां पर है,
तो मार्केट सुभान अल्लाह मस्जिद बहावलपुर पाकिस्तान में है। मार्केट सुभान अल्लाह मस्जिद कहाँ पर है? तो बहावलपुर पाकिस्तान में है। हिजबुल्ला का कौन सा ट्रेनिंग सेंटर को खत्म कर दिया गया? तो हिजबुल्ला का महमूना कैंप को खत्म कर दिया गया। याद रखना है आप सभी साथी, हिजबुल्ला का कौन से ट्रेनिंग सेंटर को खत्म कर दिया गया? तो महमूना कैंप को। याद रखना है आप सभी साथी, हिजबुल्ला का महमूना कैंप को समाप्त कर दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पीओके में स्थित आतंकवादियों के कितने ठिकाने किए गए, कितने ठिकाने को तबाह किए गए? तो 3 ठिकानों को। पीओके मतलब पाक अधिकृत कश्मीर में आतंकवादियों के 3 ठिकाने को नष्ट कर दिया गया, ध्वस्त कर दिया गया। यहाँ पर है ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकी अड्डों पर कितनी मिसाइलें दागी गई? तो 24 मिसाइलें दागी गई। याद रखना, कोई भी प्रश्न पूछ सकता है मेरे भाई, मैं तो अपने तरफ से 100% दे रहा हूँ सारी चीजें आप लोगों को समझाने के लिए। अब आप भी 100% दोगे तभी काम बनेगा आपका। यहाँ पर है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसने जानकारी दी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये आपका नेवी ऑफिसर विंग कमांडर व्योमिका, उसके बाद से विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री, उसके बाद से फिर आपका अफसर कर्नल सोफिया कुरैशी हो जाएगा। ये जो आपका नाम है ना, ये जो आपका नाम है अफसर कर्नल सोफिया कुरैशी, पेपर में पूछा जा सकता है क्योंकि ये आर्मी से है, ठीक है ना। कर्नल इनका संबंध बोल देगा किससे है? आर्मी से, नेवी से, एयरफोर्स से। तो आपको पता होना चाहिए कर्नल रैंक आपका इंडियन आर्मी में ही आता है। और ये आपका इंडियन एयरफोर्स है, विंग कमांडर, ठीक है ना। नेवी नहीं, नेवी का है ये आपका नेवी ऑफिसर है, विंग कमांडर, ठीक है ना। आपका नेवी ऑफिसर विंग कमांडर व्योमिका। अगर व्योमिका का संबंध पूछेगा तो फिर आपका क्या हो जाएगा? आपका नेवी ऑफिसर विंग कमांडर हो जाएगा। ये भी आप लोग याद रखना, विंग कमांडर के पद पर है, ठीक है ना, क्योंकि ये पूछा जा सकता है। भारत और पाकिस्तान के बीच 4 प्रमुख युद्ध हुए हैं। अभी ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड जो प्रश्न बनने वाले हैं वो सब कुछ मैं आपको बता दिया हूँ। जैसे कि 24 मिसाइल पूरा दागा गया, और मेरे भाई आतंकवादियों के जो भी आपका ठिकाना था उसको नष्ट करने का उद्देश्य था, ना कि पाकिस्तान के बारे में कुछ उल्टा पुल्टा करने का, ठीक है ना, ऐसा उद्देश्य नहीं था। तो ये पेपर में पूछा जाएगा, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, वरना पाकिस्तान का क्या औकात है अपने इंडिया से लड़ाई लड़ने का? मेरे भाई उनका कोई भी औकात नहीं है, ठीक है ना। उन लोग का मन थोड़ा सा बढ़ जाता है, बेचैनी छा जाता है, तो कभी कभी रगड़ते रहते हैं सर दीवार में, ठीक है ना, अपने आप को। उसके बाद से फिर जब खरोच लगता है तो भग जाते हैं सब। तो मेरे भाई इतना आपको पता चल गया। अब पीओके में 3 आतंकवादी ठिकानों को नष्ट किया गया। उसके बाद से जो भी आपके महमूना कैंप को नष्ट किया गया, तो ये सारी चीजें पता चल गया। अब इससे पहले भारत और पाकिस्तान के साथ कितना युद्ध हुआ है? तो 4 युद्ध हुआ है। सबसे पहला युद्ध 1947 में ही हो गया, जम्मू कश्मीर के विवाद में, ठीक है ना। दूसरा युद्ध भी 1965 में हुआ, ये भी आपका जम्मू कश्मीर के मैटर में हुआ था। जैसे जो आपका ऑपरेशन जिब्राल्टर था, तो उसी से रिलेटेड है, ठीक है ना। कल मैं आप लोगों को बताया था। जो तीसरा युद्ध है 1971 में हुआ था, जब शिमला समझौता हुआ था उस टाइम, ठीक है ना। 1971 में युद्ध हुआ, 1972 में शिमला समझौता हुआ। उसके बाद से चौथा युद्ध 1999 में हुआ, जिसे कारगिल युद्ध भी बोला जाता है। तो भारत पाकिस्तान के साथ इतना युद्ध होता है, याद रखना आप सभी साथी। मेरे भाई अभी मैं जिस तरह से क्लास कराता हूं ना, हमें नहीं लगता है कि यूट्यूब पर, मतलब पेड क्लास में तो होता है, लेकिन यूट्यूब पर कोई ऐसा कराता होगा, क्योंकि मेरे भाई जो भी ऐसा लगता है कि पूछा जाएगा, मैं एकदम याद कराने का कोशिश करता हूं आप लोगों को। कल भी मैं ये क्लास कराया था और आज भी रिवीजन हो जा रहा है। भारत पाकिस्तान के बीच कुछ प्रमुख ऑपरेशन हुए हैं, तो इसको आप लोग देख लो कि कौन सा ऑपरेशन कब हुआ है। मेरे भाई ऑपरेशन जिब्राल्टर हुआ है 1965 में, ठीक है ना, भारत पाकिस्तान के युद्ध के दौरान। पूछ देगा ऑपरेशन जिब्राल्टर कब हुआ, तो 1965 भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान। ऑपरेशन मेघदूत हुआ है, वो आपका सियाचिन ग्लेशियर जब भी दे देगा तो आप जान जाना ऑपरेशन मेघदूत का बात कर रहा है। और 1984 में ऑपरेशन मेघदूत हुआ। ऑपरेशन विजय 1999 में हुआ, कारगिल युद्ध इसका हो जाएगा, ठीक है ना। कारगिल युद्ध के दौरान कौन सा ऑपरेशन हुआ था? ऑपरेशन विजय हुआ था, याद रखना आप सभी साथी। ऑपरेशन पराक्रम कब हुआ? तो 2001 से 2002 के बीच भारत पाकिस्तान सैन्य गतिरोध की वजह से आपका क्या हुआ? ऑपरेशन पराक्रम हुआ था।
अभी जो भी भारत पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन हुआ है, जो भी युद्ध हुआ है, जो भी ऑपरेशन सिंदूर से प्रश्न बनने वाले थे, वो सारा प्रश्न मैं करा दिया हूं। अब चलते हैं अपने 25 प्रश्नों के तरफ। और 25 प्रश्नों के तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बात क्लियर बता देना चाहता हूं, आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा है। जो भी टाइम बचा है, अगर इसमें आपको पढ़ाई करने का जरूरत है, पढ़ाई करना चाहते हो, तो इस पीडीएफ को आप लोग ले सकते हो। इस पीडीएफ में नेवी एमआर का पूरा सिलेबस के हिसाब से पूरा चैप्टर दे दिया गया है, ठीक है ना। और बहुत सारे दोस्त इस पीडीएफ को लेकर अपना नेवी एमआर के पेपर का तैयारी कर रहे हैं। इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हो। करना क्या है, आपको प्ले स्टोर पर जाना है, वहां पर एनडीसी क्लास लिखकर सर्च मारना है। जब प्ले स्टोर पर एनडीसी क्लास लिखकर सर्च मारोगे तो वहां पर ये एप्लीकेशन आ जाएगा। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। फिर आपको पेड कोर्स में जाना है। फिर पेड कोर्स में जाके सिर्फ 89 रुपए में इस ई बुक को परचेज कर लेना है। जब इस ई बुक को परचेज कर लोगे मोबाइल में डाउनलोड करके, इसका प्रिंट आउट निकलवा लाना है। और जो भी आपके पास 10-15 दिन जो भी टाइम बचा है, तो उसमें आप लोगों को ये पूरा अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा, बहुत ज्यादा मदद मिलने वाला है। जब आप पेपर देने जाओगे ना, तभी आपको लगेगा कि हाँ कंटेंट दिया गया था। मेरे भाई पूरा मिट्टी से रिलेटेड, जल प्रपात से रिलेटेड, बांध से रिलेटेड जीके में जो 25 प्रश्न पूछे जाएंगे ना, इसमें से बहुत सारा प्रश्न पूछा जाएगा। तो आप लोग देख लेना, ठीक है ना। ये सब कुछ एनडीसी क्लास एप्लीकेशन में मिलेगा। और अगर आपको मॉक टेस्ट लगाना होगा तो आपको क्या करना है, एनडीसी क्लास एप्लीकेशन में टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन में जाना है और सिर्फ 49 रुपए में आपको पूरे 15 मॉक टेस्ट देखने को मिलेंगे। तो यहां से आप लोग मॉक टेस्ट भी लगा सकते हो, ठीक है ना। चलो, मॉक टेस्ट लगाओगे तो टाइम मैनेज करना आप जान जाओगे। अब चलते हैं 25 प्रश्नों को देख लेते हैं। आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थिर पूंजी के रूप में नहीं माना जाता है। तो मेरे भाई जल्दी से इसका राइट आंसर बताओ। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थिर पूंजी के रूप में नहीं माना जाता है। तो ये जो आपका मुद्रा है ना, ये स्थिर पूंजी के रूप में नहीं माना जाता है। थोड़ा सा सोचोगे ना तो फिर आप बोलोगे कि हाँ ये मुद्रा ही है, ये आता है जाता है, आता है जाता है, ये स्थिर नहीं रहता है, स्थिर पूंजी इसे नहीं माना जाता है मुद्रा को। आपका नेक्स्ट है कि भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त निम्नलिखित में से कौन थे। जल्दी से बताओ मेरे भाई, अच्छा प्रश्न है। देखो गिनती करते जाना कि कितना प्रश्न सही हो रहा है। इसका राइट आंसर सुकुमार सेन हो जाएगा। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो सुकुमार सेन थे। अब वर्तमान में कौन है ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है ना। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है ये आपको कमेंट करके बताना है। देखते हैं कितने लोग बताते हो। उसके बाद से कल मैं इस प्रश्न को दोबारा लाऊंगा, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर कि भारत के राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ निम्नलिखित में से कौन दिलाता है। जल्दी से इसका राइट आंसर बताओ। भारत के जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, या इससे पहले भी जो राष्ट्रपति थी, तो बोला जा रहा है कि भारत के राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ निम्नलिखित में से कौन दिलाता है। तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। याद रखना आप सभी साथी, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक स्थान रावी नदी के किनारे स्थित है। तो अच्छा प्रश्न है मेरे भाई, जल्दी से इसका राइट आंसर बताओ। यहाँ पर काफी सारा दिया है, तो रावी नदी के किनारे कौन सा स्थित है, कौन सा शहर स्थित है। मेरे भाई ये आपका हड़प्पा शहर स्थित है। कई बार मैं आपको बताया हूं कि रावी नदी के किनारे कौन सा शहर है, ये आपका हड़प्पा शहर है। कई बार मैं आपको बताया हूं। ये जो भी आपका लोथल है, लोथल आपका कहां पर है, गुजरात में है। आप लोगों को पता ही होगा, कई बार मैं आप लोगों को बताया हूं कि लोथल गुजरात में है। मेरे भाई ये सब आपका जो सिंधु घाटी का सभ्यता है ना, तो वहाँ से ये सारा स्थान, वहाँ से मतलब इन सभी स्थानों के बारे में पता चलता है। तो सिंधु घाटी का सभ्यता बहुत अच्छे से मैं एप्लीकेशन में कराया हूँ। टीपू सुल्तान को ब्रिटिश सेना ने आंगल मैसूर युद्ध में पराजित किया था। तो किस युद्ध में पराजित किया था। टीपू सुल्तान को ब्रिटिश सेना ने आंगल मैसूर के युद्ध में पराजित किया था। तो जितने भी साथी तीसरे बता रहे हो, ऑप्शन सी बता रहे हो, बिल्कुल भी राइट बता रहे हो, कोई शक वाली बात नहीं है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है भारत में ताजे जल का प्रमुख स्रोत कौन सा है। जल से रिलेटेड कुछ भी प्रश्न पूछ सकता है। देखो इतना तो मैं आपको बताया हूं कि मेरे भाई भारत में सबसे बड़ा मीठे पानी का झील बुलर झील है, जो जम्मू कश्मीर में है। भारत में सबसे बड़ा खारे पानी का झील चिल्का झील है, जो उड़ीसा में है। ये भी मैं आपको बताया हूं कि पूरे विश्व में सबसे गहरा झील बैकाल झील है। पूरे विश्व में सबसे बड़ा मीठे पानी का झील सुपीरियर झील है। पूरे विश्व में सबसे बड़ा खारे पानी का झील कैस्पियन सागर है। तो ये सब मैं आपको बहुत अच्छे से बताया हूं। चलो, भारत में ताजे जल का प्रमुख स्रोत भूजल है, ठीक है ना। जो आपका भूजल होता है,
हम लोग हमेशा भूजल भूजल तो हम लोग क्या करते हैं, जो आप भू मतलब पृथ्वी हो गया, पृथ्वी के अंदर का जो पानी हम लोग आता है वही पीते हैं, सबसे स्वच्छ मानते हैं। तो भारत में ताजे जल का प्रमुख स्रोत कौन सा है? भूजल है। आपका नेक्स्ट है, ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला जिम्नास्ट कौन है? देखो कंफ्यूजन में नहीं पड़ना, अगर पूछ देगा ओलंपिक से पदक लाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है तो वो कर्णम मल्लेश्वरी हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर जिम्नास्ट बोल दिया है, यहाँ पर जिम्नास्ट बोला है तो ये दीपा कर्माकर हो जाएगा, याद रखना। अगर जिम्नास्ट बोलेगा तो दीपा कर्माकर हो जाएगा। और जो कर्णम मल्लेश्वरी है ना, ये प्रथम ऐसी भारतीय महिला है, प्रथम ऐसी भारतीय महिला है जो ये पदक लाई थी ओलंपिक से 2000 में, ठीक है ना, 2000 ईस्वी में ओलंपिक से पदक लाई थी। और इनका संबंध किससे है? भारोत्तोलन से है, मतलब ओजन वजन उठाती हैं, ठीक है ना, याद रखना। भारोत्तोलन से है, याद रखना आप सभी साथी, ठीक है ना, याद रखना। सब पूछ देगा कि ओलंपिक से सर्वप्रथम पदक लाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है तो वो कर्णम मल्लेश्वरी है, जिनका संबंध भारोत्तोलन से है। यहाँ पर बोला है कि ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली प्रथम भारतीय महिला जिम्नास्ट कौन है तो दीपा कर्माकर जिम्नास्ट हैं, याद रखना आप सभी साथी, ठीक है ना। और अगर पुरुष में बोल देगा तो आप लोगों को पता ही होगा, अभिनव बिंद्रा जी स्वर्ण पदक लाए थे 2008 में सबसे पहले शूटिंग में। आपका नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य ओडिशा से संबंधित है? छऊ, तमाशा, मलखम्ब और इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर छऊ हो जाएगा, ठीक है ना। और तमाशा बनाकर रख दिए हो, यूपी में बहुत ज्यादा फेमस है, याद रखना आप सभी साथी। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य ओडिशा से संबंधित है तो छऊ, जितने लोग भी बता रहे हो राइट बता रहे हो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में वीरता का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है? तो बताओ मेरे भाई, भारत में कौन सा वीरता का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है? अगर पहला वीरता का सबसे पहला सर्वोच्च पुरस्कार बोलेगा तो क्या हो जाएगा मेरे भाई? वीरता का अगर सर्वोच्च पुरस्कार बोलेगा तो ये क्या हो जाएगा? अगर वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार बोलेगा तो ये क्या हो जाएगा, बताओ आप सभी साथी मेरे भाई। अगर वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार बोलेगा तो ये आपका परमवीर चक्र हो जाएगा, ठीक है ना। प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन है? मेजर सोमनाथ शर्मा, कई बार मैं आपको बता दिया हूं, तो ये आप लोग याद रखना। वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार परमवीर चक्र हो जाएगा, और दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार ये आपका महावीर चक्र हो जाएगा, यहाँ महावीर कर लेना। तो दूसरा अगर बोलेगा तो महावीर हो जाएगा, और पहला बोलेगा तो आपका क्या हो जाएगा? वो आपका परमवीर चक्र हो जाएगा। तो दोनों आप लोग याद रखना। नेक्स्ट है कि हैरी पॉटर एंड द कार्ट चाइल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? किसने लिखी है या लेखक कौन है? तो जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर मेरे भाई। ऐसे प्रश्न आपके पेपर में पूछ लिए जाते हैं, तो जितने भी साथी जेके रोलिंग बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। हैरी पॉटर एंड द कार्ट चाइल्ड नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो जेके रॉलिंग ने लिखी है, ठीक है ना, याद रखना आप सभी साथी। देखो शाम को 3 बजे आज आप लोग का यूट्यूब पर आर्मी के लिए लाइव क्लास चलेगा, ठीक है ना। तो शाम को 3 बजे आप लोग तैयार रहना, 2-3 दिनों से नेट नहीं चल पा रहा था, लाइव आप लोगों से बातचीत नहीं हो पा रहा है, मजा नहीं आ रहा है, तो आज शाम को लाइव में क्लास चलाऊंगा। निम्नलिखित देशों में कौन सा एक देश म्यांमार के साथ थल सीमा साझा नहीं करती है? तो कौन सा ऐसा देश है जो म्यांमार के साथ थल सीमा साझा नहीं करती है? जल्दी से बताओ, ऐसा प्रश्न आपके पेपर में पूछ दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कंबोडिया। जितने लोग बता रहे हो राइट बता रहे हो, कंबोडिया इज राइट आंसर। कंबोडिया म्यांमार देश के साथ थल सीमा साझा नहीं करती है, याद रखना। जो कंबोडिया है म्यांमार देश के साथ थल सीमा साझा नहीं करती है। नेक्स्ट है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो मेरे भाई आप लोग को पता ही होगा कि नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं, ठीक है ना, याद रखना। आपका नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन तेल उत्पादन से संबंधित है? तो जल्दी से बताओ। दूध उत्पादन अगर बोलेगा तो श्वेत क्रांति हो जाएगा मेरे भाई। हरित क्रांति आप लोग को पता ही होगा। अगर फसल उत्पादन बोलेगा तो आपका हरित क्रांति ही हो जाएगा। और यहाँ पर भूरी क्रांति दिया है, तो मेरे भाई भूरी क्रांति का संबंध किससे है? ये भी मेरे भाई उत्पादन से ही है, ठीक है ना। यहाँ पर आपका है कि तेल के उत्पादन से संबंधित है, तो मेरे भाई ये आपका पीली क्रांति इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भूरी क्रांति खाद्यान्न उत्पादन हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखना। अगर खाद्यान्न उत्पादन बोलेगा तो वो क्या हो जाएगा? वो आपका भूरी क्रांति हो जाएगा, याद रखना आप सभी शांति, ठीक है ना।
चलो नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर है, भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ? तो देखो यहाँ पर कुछ अजब 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 गजब टाइप का दिया है ना, तो ऐसे भी आपके पेपर में पूछा जा सकता है। भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ? तो मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। जितने लोग बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो, ठीक है ना। जितने भी साथी बता रहे हो ऑप्शन ए बता रहे हो, बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, चौथा स्तंभ शब्द किससे संबंधित है? तो चौथा स्तंभ शब्द जो है ना वो प्रेस से संबंधित है, याद रखना। चौथा स्तंभ शब्द किससे संबंधित है? तो ये प्रेस से संबंधित है मेरे भाई। बोलने का आज़ादी, जो प्रेस का स्वतंत्रता रहता है, तो अनुच्छेद कितने में उसका वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 19 में मेरे भाई प्रेस का स्वतंत्रता है, बोलने का आज़ादी है, याद रखना आप सभी साथी। आपका नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है, तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या है? जल्दी से बताओ आप सभी साथी। ब्राह्मी, पाली, द्रविड़, यह अभी भी अपठित है। इसका राइट आंसर जल्दी से बताओ आप सभी साथी। इसका राइट आंसर जितने भी साथी द्रविड़ बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी तो द्रविड़ थी, ठीक है ना, याद रखना आप सभी साथी। नेक्स्ट है, न्याय का घंटा किसे स्थापित किया गया था? तो जल्दी से बताओ मेरे भाई, न्याय का घंटा किसे स्थापित किया गया था? तो हुमायूं इसका राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी साथी ऑप्शन ए बता रहे हो, हुमायूं बता रहे हो, राइट बता रहे हो। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत में उन्नतशील IRBM कौन सा है? तो निम्नलिखित में से भारत में उन्नतशील IRBM कौन सा है? देखो अच्छे लेवल का प्रश्न है मेरे भाई, अगर आपका 20 से अधिक प्रश्न सही हो रहा है तो निराश होने का जरूरत नहीं है, अच्छा स्कोर होगा। इसका राइट आंसर आपका अग्नि सेकंड हो जाएगा। जितने भी साथी ऑप्शन सी बता रहे हो, राइट बता रहे हो। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि चंबल नदी किसकी उपनदी है? तो मेरे भाई ये जो चंबल नदी है ना ये किसकी उपनदी है? इसका राइट आंसर जितने लोग यमुना बता रहे हो, राइट बता रहे हो। चंबल नदी किसकी उपनदी है? तो ये यमुना की उपनदी है, याद रखना आप सभी साथी। चंबल नदी यमुना की उपनदी है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो मेरे भाई इसका राइट आंसर बताओ, कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? जितने भी साथी माइक्रो प्रोसेसर बता रहे हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो। कौन सा इनमें से इनपुट डिवाइस नहीं है? तो माइक्रो प्रोसेसर इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, पहले राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कब हुआ था? तो मेरे भाई पहले राष्ट्रमंडल खेलों का जो आयोजन हुआ था वो कब हुआ था? 1930 में, याद रखना। पहले राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन 1930 में हुआ था, पहले भी मैं बता दिया हूँ। कौन मधुबनी चित्रकारी से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर जल्दी से आप सभी साथी बताओ। जितने भी साथी मधु किशोर बता रहे हो, राइट बता रहे हो। कौन मधुबनी चित्रकारी से संबंधित नहीं है? तो मधु किशोर इज राइट आंसर। ऑप्शन सी जितने भी साथी बता रहे हो, राइट बता रहे हो। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? देखो अभी मैं दूसरा बताया था, इससे पहले मैं आप लोगों से बोला था कि भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार दूसरा नंबर पर कौन आता है? तो वो परमवीर चक्र नहीं था, महावीर चक्र था। और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? परमवीर चक्र हो जाएगा। अगर प्रथम बोलेगा तो परमवीर चक्र हो जाएगा, ठीक है ना, और दूसरा बोलेगा तो महावीर चक्र हो जाएगा। आपका नेक्स्ट है कि द नेम सेक के लेखक कौन है? तो जल्दी से बताओ मेरे भाई, द नेम सेक के लेखक कौन है? तो ये झुम्पा जी हैं, ठीक है ना, झुम्पा लाहिड़ी हैं, याद रखना आप सभी साथी। झुम्पा लाहिड़ी द नेम सेक के लेखक हैं। द नेम सेक के लेखक कौन है? झुम्पा लाहिड़ी हैं, याद रखना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में पहली बार हिंदी में एमफिल से सम्मानित किया गया? तो मेरे भाई ये आपका पाकिस्तान हो जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अभी आप लोगों का पूरा प्रश्न समाप्त हो गया है, 25 प्रश्न। और जो ऑपरेशन सिंदूर है इससे भी जितने प्रश्न बनने वाले हैं ये भी पूरा का पूरा समाप्त हो गया है। तो आप लोग जरूर बताना कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। और हमारे जितने भी शेर ये एनसीसी वाले हैं तो आप लोग भी तैयार रहना मेरे भाई, अगर जरूरत पड़ेगा उधर ना तो उधर आपको भी चलना पड़ेगा। बहुत कैंप में गोलियां चलाए हो, ठीक है ना, अब उधर बॉर्डर पर गोलियां चलाने का अगर मौका मिलेगा ना तो आपको चलना ही पड़ेगा। अब देखते हैं युद्ध का स्थिति कैसा होता है, लेकिन आप लोग तैयार रहना, ठीक है ना। और मुझे पता है कि आप लोग सोच भी रहे होंगे कि अगर हमें भी गोलियां चलाने को मिलेगा तो मजा ही आएगा, क्योंकि दुश्मन, वो जो दुश्मन देश है ईश्वर उसको ऐसा सबक सिखाना है कि फिर कभी ये ऐसा हरकत ना करे, ठीक है ना।
चलो फिर मिलते हैं अगले क्लास में मेरे भाई। बस मैं यही कहूँगा कि तैयार रहना, उसके बाद से फिर देखा जाएगा, आगे देखते हैं क्या होता है। जय हिंद।